हमारे साथ हैं हमारी सुपरिचित लेखिका निर्मला भुराड़िया जी। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से बताएं कि लाइफ साइंस से किस तरह आप साहित्य की ओर मुड़ गई। देखिए, वैसे तो मैं साहित्य के प्रति मेरा रुझान बचपन से था। मैंने पहली कविता 10 साल की उम्र में लिखी थी। अ, लेकिन मुझे उतना ही बायोलॉजी भी पसंद है और मैंने 8वीं कक्षा से मेरा साइंस विषय रहा और लाइफ साइंस में एमएससी करी। लेकिन एक मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताती हूँ कि कैसे हुआ ये, कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी जब मैं 2.5 साल की थी। तब मेरी मम्मी ने सिर्फ छठी क्लास ही पास किया हुआ था। तो मम्मी ने बाद में फिर स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसी में एडमिशन लिया। तो मैं पढ़ती थी, मम्मी 7वीं क्लास में थी और मैं पहली क्लास में थी। तो मम्मी का नाम कृष्णा है, मुझे सब कृष्णाची मुलगी के नाम से ही जानते थे। तो बाद में मम्मी ने बीए एमए वगैरह की पढ़ाई करी, तो मम्मी जैसे माखनलाल चतुर्वेदी को या गल्प चैनी का है वो याद करती रहती थी, वो याद करती थी और मुझे याद हो जाता था क्योंकि मैं बच्ची थी। तो इस तरह से साहित्य भी सुनते पढ़ते होता गया और साइंस तो मैंने फॉर्मली पढ़ा। ये बहुत नई बात है हमारे लिए कि माँ और बेटी का एक साथ एक स्कूल में पढ़ना। हाँ, सचमुच। मुझे कृष्णाची मुलगी मराठी शिक्षिकाएं होती थी ना, तो वो मेरी कृष्णाची मुलगी के हिसाब से मतलब कि इसी नाम से जानती थी। मतलब कृष्णा की बेटी। हाँ, कृष्णाची मुलगी है ना, कृष्णा की बेटी। जी जी। तो ये जी। कितनी विशेष बात है, ये साधारण बात नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक बार विद्यालय नहीं गए तो नहीं गए, अफसोस रह हाँ। जाता है, मलाल रह जाता है, लेकिन उस मलाल को बच्चों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करती हैं माएँ। तो आपकी हाँ। माँ ने एक मिसाल पेश किया और उन्होंने आपके साथ स्कूलिंग की और आगे भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो यहाँ से आपको एक साहित्यिक वातावरण मिला, ये एक नई बात है जो आपके बारे में हम बिल्कुल। लोग नहीं जानते थे। तो जैसे आपने अभी माखनलाल चतुर्वेदी इत्यादि इन सब का नाम लिया, तो मुझे लगता है कि एक साहित्यिक पृष्ठभूमि आपके बचपन में ही तैयार हो गई थी और 1994 में आकर के आपकी पहली कविता संग्रह छपती है, जी। जी। मेरे ख्याल से, जिसका घास के नाम बीज। है खास के बीज, जी। 1994 में। तो जी। 27 वर्ष हो गए उस पुस्तक को आए हुए, उस कविता संग्रह को आए हुए 27 वर्ष हो गए। तो आपके साहित्यिक सफर को हम कितने सालों का माने, 10वीं, जब आप 10 साल की उम्र की थी उस समय से, या माँ की गोद में जब आप साहित्य सीख रही थी उस समय से, या 30 वर्षों से, आप खुद बताएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, एक्चुअली मुझे क्या किताबें पढ़ने का शौक था। तो जैसे मेरे घर पे कोई ऐसी किताब बाकी किसी को पढ़ने का शौक नहीं था। मम्मी ने भी जब कोर्स में हुआ उतना ही पढ़ा, साहित्य का शौक नहीं था दूसरी तरह से। तो मैंने घर तय कर रखे थे कि इसके यहाँ नंदन आता है, इसके यहाँ चंपक आता है, इसके यहाँ वेताल आता है। तो मैं पहुंच जाती थी, पढ़ के लौट आती थी। तो या कोई फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो फिर मैंने घर में नवनीत और कादम्बिनी वगैरह जैसी पत्रिकाएं मंगवाना शुरू की। तो साहित्य का सफर दरअसल वहां से शुरू होता है कि मैं इस तरह का किताबी कीड़ा थी कि मुझे जहां किताबें मिलती मैं वहां चली जाती थी। कागज का कोई पन्ना भी मुझे मिले तो मैं बगैर पढ़े नहीं छोड़ती थी। और ऐसा नहीं कि कोई ये बड़ा लेखक है, छोटा लेखक है। मैं तो कर्नल रंजीत को भी पढ़ लेती थी, गुलशन नंदा को भी पढ़ लेती थी और बड़े लेखकों को भी, महादेवी वर्मा को भी पढ़ती थी। सभी को पढ़ती थी। पढ़ना है ना, पढ़ना है बस। कितनी अच्छी बातें कर रही हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। आप कह रही हैं कि जिन घरों में जो पत्रिकाएं आती थी आप उन घरों में उन पत्रिकाओं को पढ़ने जाती थी, और एक समय आता है जब इन सारी पत्रिकाओं में आप छपने लगती हैं, तो तब जी। कैसा अनुभव रहा। बहुत ही सुंदर अनुभव रहता है। मेरे नई दुनिया में ही छपी थी पहली कविता। भोपाल गैस कांड के समय छपी थी नई दुनिया में मेरी पहली कविता। और फिर बाद में इंडिया टुडे में कहानी छपी थी। पहली कहानी इंडिया टुडे में छपी थी, फिर हंस में छपी थी। तो निश्चित ही आपको इसलिए भी अच्छा लगता है कि जब आप किसी अच्छी पत्रिका में छपते हैं तो आपको पाठक भी मिल जाते हैं और कई जगहों से पत्र आते हैं पाठकों के।
और फिर आपको पता चलता है कि हिंदी में पढ़ने वाले भी इतने लोग हैं, क्योंकि साइंस होने की वजह से उस तरह से मेरा अंग्रेजी माध्यम रहा, लेकिन हिंदी में अतिरिक्त पढ़ाई करते करते तो लिखने में जो प्रभाव हिंदी का हिंदी में बहुत अच्छा रहा। तो जब हिंदी के पाठक कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई कहीं से संपर्क करता तो बहुत अच्छा लगता है कि हम जो कहना चाह रहे थे वो बात दूसरे लोगों तक पहुंच गई। हमने जो मुद्दा उठाया था कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, वह बात दूसरे तक पहुंच गई। ये सुख मिलता है आपको। आपने अनेक विधाओं में लिखा है, जिस पर आगे जी। बात करेंगे। कविता और कहानी तो मुख्य रूप से है, उपन्यास भी है, लेकिन आपने एड्स के ऊपर एक रिपोर्टाज भी किया है, और वो मध्य प्रदेश सरकार का ही मुझे लगता है कि कोई काम था, और आपका वह रिपोर्टाज अंग्रेजी मैगजीन हाई न्यूज में प्रकाशित भी हो चुका है। तो जी। ये क्या था, ये रिपोर्टाज, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे बड़ी दीदियों को, तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए लाभकारी होगा। हाँ, हार्ड न्यूज संजय कपूर की इंग्लिश मैगजीन है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मध्य प्रदेश में एड्स पे स्टोरी करूं, तो उसमें एक अच्छा ये हुआ कि मिलिंडा गेट्स एंड बिल गेट्स फाउंडेशन ने उसको सपोर्ट भी कर दिया उस रिपोर्ट को। और मैंने सारी रिसर्च करके मध्य प्रदेश में उसका, यानी जैसे सरकारी अस्पताल है, एमवाय वगैरह, यहाँ बड़ा सरकारी अस्पताल है इंदौर में, वहाँ पे मैं काफ़ी एड्स पेशेंट से मिली, मरीजों से मिली, डॉक्टर से मिली, और सारे हाल जाने, और मैंने वो रिपोर्ट फाइल की, और उनको उसको संजय कपूर जी ने हार्ड न्यूज़ में, वो इंग्लिश में ही थी मेरी, मेरे कम है इंग्लिश में है, लेकिन थोड़ा बहुत है, तो वो उसमें से एक है। और बाकी जैसे आपने विज्ञान का मुझे है, तो खुशी का विज्ञान किताब भी लिखी है मैंने, और वो खास करके इसलिए लिखी, हिंदी भी यानी हिंदुस्तानी जो आम बोलचाल की भाषा है, क्योंकि आप देखिए कि जब अंग्रेजी से हिंदी में चीजें अनुवाद होती है तो वो हिंदी को एक बिल्कुल भयानक भाषा के रूप में प्रस्तुत कर देती है, हमारी आम बोलचाल वाली भाषा में नहीं होती है। तो मुझे लगता था कि खुशी का विज्ञान, बायोलॉजी, साइंस ऑफ जॉय, अंग्रेजी में तो बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हिंदी में ऐसी भाषा में नहीं कहा गया है जिसे आम व्यक्ति समझ सके, तो इसलिए मैंने वो किताब लिखी थी, खुशी का विज्ञान। और मैं उसमें मेरा, पूछना चाह हाँ, लाइफ साइंस का बैकग्राउंड मुझे बहुत काम आया, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो उसमें रिसर्च भी थी, मतलब हैंड्स ऑन रिसर्च भी उसमें किया हुआ था ना हम लोगों ने लाइफ साइंस में, कि सफेद चूहों पे किया है, जेनेटिक्स का, जीन्स का, जीनोम पे किया है, बहुत सारा किया है, तो वो सब चीजें भी मुझे बहुत बहुत काम आई, मतलब लाइफ साइंस में जो किया था। मतलब उसमें मेरा विषय था जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, एडवांस बायोकेमिस्ट्री और एनवायरनमेंट वगैरह, ये सारे विषय थे लाइफ साइंस में। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट था, इसलिए इतनी सारी चीजें थी। और उसमें मजेदार बात यह है कि साहित्य को मैंने इसके ऊपर इस तरह चुना कि लाइफ साइंस में एमएससी के बाद मुझे जूनियर साइंटिस्ट की फेलोशिप मिल गई थी कृषि विज्ञान महाविद्यालय में, लेकिन मुझे लिखना था, और मेरी शादी हो चुकी थी तब तक, तो मेरे पति का भी मानना था कि मेरा पोटेंशियल जो है वो साहित्य में ज़्यादा है, तो शायद मैं ऐसा ना हो कि अपनी ज़िंदगी किसी लेबोरेटरी में बिता दूँ, तो ये श्रेय उनको भी जाता है कि मैंने उस वक्त वो रिसर्च नहीं ली। बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि यदि आप नहीं आती साहित्य की ओर तो हम लोग एक बहुत अच्छे रचनाकार से वंचित हो जाते। आपकी एक पुस्तक है कैमरे के पीछे महिलाएं, और मुझे लगता है कि ये सिनेमा विश्लेषण है। सिनेमा के ऊपर महिलाओं ने उतना नहीं लिखा है अभी, हालांकि काम चल रहा है, बहुत लोग लिख रहे हैं, लेकिन काम आया नहीं है, और आपका ये काम मेरे ख्याल से 1998 में आ चुका है। तो कैमरे के पीछे महिलाएं, ये क्या पुस्तक है, इसके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं जैसे किताबी कीड़ा हूँ, वैसे मैं फिल्मी कीड़ा भी हूँ, और मैं फिल्मी कीड़ा इस हद तक हूँ, कुछ भी होगा देखूंगी, जो लोग कहेंगे कि आंख बंद कर लेंगे कि ये फिल्म हम नहीं देख सकते, वो भी देखूंगी, और विश्व सिनेमा भी देखूंगी। और बचपन से मेरा ऐसा रहा है कि मेरी मम्मी यदि ये सुन रही होंगी इंटरव्यू या कभी सुनेंगी, तो अब मैं अभी भी मैं डांट खा सकती हूँ
कि मैं अपने कोर्स की पढ़ाई के लिए सुबह 4 बजे उठती थी, तो मैं किताबों के अंदर छुपा के माधुरी और मायापुरी पढ़ती थी। मतलब मुझे बिल्कुल ही फिल्मी कीड़ा हूँ मैं, बहुत शौक है। तो कुछ उस वक्त क्या था कि श्रीराम ताम्रकर जी हमारे यहाँ फिल्म का विभाग देखते थे, नई दुनिया में मैं थी। तो उन्होंने कहा कि इतना शौक है तो आप फिल्मों पे कुछ लिखिए। तो मैंने कहा कि मैं क्या विषय लूं। तो उन्होंने कहा कि महिला निर्देशक बहुत कम है, आप उन पे लीजिए। हालांकि मुझे ये लग रहा था कि निर्देशक निर्देशक है, मैं खांचे में न बांटूं महिला और पुरुष के उसको। लेकिन फिर मुझे लगा कि वर्गीकरण के लिहाज से देखूं तो मुझे ये काम मतलब उससे अच्छा रहेगा, और हो सकता है कि और महिलाएं भी आए तो मैं ये अपना काम में उन्हें जोड़ती जाऊं। और फिर इसमें दूसरी बात ये थी कि महिलाओं के दृष्टिकोण से आप पात्रों को और सिनेमा को देख पाएंगे कि जब पुरुष पात्र रचता है तो कैसे रचता है, और जब महिला पात्र रचती है तो वो उसको कैसे रचती है। तो इसके लिए मैंने काफी सारे इंटरव्यूज लिए महिला निर्देशिकाओं के। उनमें सई परांजपे से लेके हेमा मालिनी तक सबका ली, क्योंकि हेमा जी ने उस वक्त दिल आशना है प्रोड्यूस की थी। और अपर्णा सेन जी का तो बहुत ही मजेदार बात हुई थी। गुलजार साहब से मैं कई बार मेरी मुलाकात हुई, तो एक मुलाकात में उन्हें पता चला कि मैं किताब लिख रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि अपर्णा राखी की बहुत अच्छी सहेली है, मैं आपकी उनसे बात करा सकता हूँ, लेकिन अभी अपर्णा ने चौथी शादी कर ली है और वो अमेरिका चली गई है। तो वो नहीं हो पाया। खैर फिर बाद में मैंने बॉम्बे में तो नहीं, मैंने बाद में फोन पे बात करी थी उनसे। और ऐसे काफी सारे निर्देशिकाओं के मैंने इंटरव्यू लिए और उनकी फिल्में देख के, हाँ, और सबसे बड़ा तो इंटरव्यू अरुणा राजे का लिया था। तो उनके घर पे काफी 1 घंटे बहुत बातचीत की थी उन्होंने, बहुत शानदार इंटरव्यू दिया था। तो इस तरह इंटरव्यूज लिए और जो फिल्में उनकी बनी है वो देख के उनके एनालिसिस लिखे। तो इस तरह ये किताब कैमरे के पीछे महिलाएं तैयार होती है। बहुत अच्छी बात। आज साहित्य के कोर्स में भी आ चुका है सिनेमा। एक जमाना था जब सिनेमा को बहुत ही निषिद्ध माना जाता था और छात्रों के लिए तो पूरी तरह से निषिद्ध माना जाता था, लेकिन वास्तव में वो साहित्य का ही एक हिस्सा है और ये खुशी की बात है कि उसे अब पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया गया है। आपने लेखन के साथ साथ दूरदर्शन के लिए भी काम किया है, जहां तक मेरी जानकारी है। आज तक के लिए आपने रिपोर्ट लिखा हुआ है और मध्य प्रदेश दूरदर्शन के लिए आपने एंकरिंग भी की हुई है। आपने अभिनय भी किया हुआ है 30 मिनट की किसी टेलीफिल्म में शायद। तो टेलीविजन का आपका जो अनुभव है उसको आप साहित्य के साथ कैसे जोड़ पाती हैं, और वो क्या वजह थी जिसके कारण आपने अभिनय भी किया, ये सब सुनना हम सबके लिए बहुत ही रोचक होगा। देखिए, अभिनय तो मुझे बचपन से ही शौक था। हमारे जैसे स्कूल में बाल सभा हुआ करती थी हर शनिवार को, तो मैं लाइब्रेरी की खाक छान के कुछ लिख के कुछ करके, और हमेशा उसमें मेरी भागीदारी रहती थी। फिर उसके बाद हुआ, शादी के बाद भी ऐसा मौका आया कि रंगमंच के लिए एक पोस्टर करके नाटक में मेरे को छोटा सा रोल ही मिला था। शंकर शेष का नाटक है, उसमें करने के लिए मौका भी मिला। मुझे ग्रुप का नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आ जाएगा। तरल मुंशी उस वक्त उसके निर्देशक थे, और सतीश मेहता का वो ग्रुप था। तो ठीक है भाई, हमने किया, बंगाली क्लब में नाटक प्रस्तुत किया शंकर सेन शेष का पोस्टर। फिर उसके बाद हम गए, बड़वाहा नाम का एक गांव है मध्य प्रदेश में, बड़वाहा गए। तो बड़वाहा गए तो हमारी जो मंडली, उस वक्त तो ऐसा था कि गांव में बड़ा स्वागत हुआ कि भाई नाटक मंडली आ गई, नाटक मंडली आ गई, बड़ा मजा आया। और हमारा जो माँ बाबूजी जो थे वो बद्रीनाथ गए हुए थे, मेरे सास ससुर जी। तो मेरे पति और जेठ ने थोड़ा सा स्कीम लड़ा के, और मैं रिहर्सल के लिए भी गई। और उस दिन ये था कि आज बाबूजी और माँ आने वाले हैं, तो तुम बस रात को 1 बजे आ जाओगी तो तुमको चुपचाप यहाँ पे सुला देंगे लाके। अब वो क्या हुआ कि कभी ड्राइवर को चाय पीनी है, कभी वो लोग कहे कि खाना खा के जाओ। और मुझे सुबह पहुंचते पहुंचते 5 हमारी बस को बज गई। और मेरे जेठ जी और मेरे हस्बैंड बेचारे किसी कॉर्नर पे खड़े हुए थे रात भर से, और उन्होंने हाथ जोड़े कि भाई आप ऐसा मत करना। तो फिर इसके बाद से मैंने नाटक में काम नहीं किया। लेकिन मुझे एक नई दुनिया में एक छोटी फिल्म बन रही थी,
मध्य प्रदेश दूरदर्शन के लिए, तो उसमें संपादक की ही भूमिका करने का मौका मिला। तो मैंने कहा ये तो मेरा बहुत पुराना शौक है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। तो मैंने उसमें फिर अभिनय किया था। नाटक में क्या पता अब शायद कोई रोल मिल जाए तो मैं कर लूँ, क्योंकि आज भी मेरे बीच ये इच्छा मेरे मन में शेष है कि मैं कभी नाटक में काम करूं। और इसका दूरदर्शन और आज तक के लिए तो तब 20 मिनट का आज तक था, तो 2.5 मिनट के कुछ कैप्सूल्स मैंने बनाए थे। लेकिन ज़्यादा काम इसलिए भी नहीं हो पाया कि इंदौर स्टेट कैपिटल नहीं है, और उस वक्त मुझे भोपाल से कैमरा किराए से बुलाना पड़ता था, तो जितनी मुझे वहां से पैसा नहीं मिलता था उतना तो कैमरे में ही खर्च हो जाता था, और वो जमा भी नहीं किसी भी तरह, तो वो मुझे वो भी छोड़ दिया। लेकिन एंकरिंग कई बार की मैंने। एंकरिंग में तो चित्रा मुदगल जी का भी मैंने इंटरव्यू लिया था यहाँ दूरदर्शन के लिए, आलोक मेहता और सारे पत्रकारों का भी लिया था, मिसेस पद्मनाभन का लिया था, सुमित्रा महाजन जी का लिया था, और एंकरिंग कई बार की दूरदर्शन के लिए। एक साहित्यकार, ऐसा साहित्यकार जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो। और आपने रंगमंच की बात की, तो रंगमंच कलाओं का समुच्चय है। रंगमंच में ऐसे ही व्यक्ति की तलाश होती है जो लिख भी सके, निर्देशन भी कर सके, अभिनय भी कर सके, गा भी सके, नाच भी सके, तो मैं और पेंटिंग भी कर सके, क्योंकि उसका पोस्टर भी बना सके। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लेखन, अभिनय, इन सब के साथ साथ क्या आप गाती भी हैं, नृत्य भी करती हैं, पेंटिंग भी करती हैं? क्योंकि आपके कहानी संग्रह का शीर्षक है एक ही कैनवस पर बार बार, तो बिना चित्रकारी से जुड़े हुए कोई ऐसा शीर्षक नहीं रख सकता है। तो ये क्या है इस शीर्षक का राज? बिल्कुल बिल्कुल, मैं संडे पेंटर रही हूँ और बचपन से हर संडे को पेंटिंग किया करती थी, और बाद में मैंने कैनवस पे ऑयल पेंटिंग भी की है। लेकिन वो क्या है कि इतना समय मुझे भागदौड़ में मिला नहीं, तो वो सारे हमारे जो अटारी में हमने बांध के वो चढ़ा दिए सारी पेंटिंग्स। तो पेंटिंग फिलहाल नहीं कर रही हूँ। और संगीत का मेरे को हमेशा से रहा शौक, लेकिन अब जाके मौका मिला है जब पत्रकारिता के गोरख धंधे थोड़े कम हुए, तो अब मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया है करीब 2.5 साल से। तो मेरे गुरुजी हैं पंडित रमेश जोशी, उन्होंने आमिर खान साहब से भी थोड़ा सा सीखा है, और भव्यानंद भट्ट जी से सीखा हुआ है। तो वो हफ्ते में 2 दिन मुझे संगीत की शिक्षा देने आते हैं। और ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि 2.5 साल कुछ भी नहीं होता है, तो ठीक है। और बाकी वैसे भी मुझे कहीं परफॉर्म तो करना नहीं, मैं स्वांत सुखाई के लिए सीख रही हूँ। तो मुझे बहुत शौक है गाने सुनने का भी, और मैं पश्चिमी संगीत भी सारा सुनती हूँ, अपना हिंदुस्तानी नहीं, यानी मतलब सारा जैज, ब्लूज और कोर्ट म्यूजिक, और सभी तरह का, मैं फ्रैंक सिनात्रा और सभी को सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जानना चाहूंगी कि कविता और कहानी, इन सारी विधाओं में लिखते हुए आप उपन्यास तक आती हैं, और उपन्यास पर भी हम लोग जाएंगे, पर उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने उसी पर बात की थी, आपकी कहानी संग्रह एक ही कैनवस पर बार बार। तो यह जो कहानी संग्रह है, यह पूर्ण तौर पर काल्पनिक है या जीवन से उसका कुछ वास्ता है? दोनों ही है। मतलब बहुत सारे अनुभवजन्य भी हैं, खास करके बचपन के, और फिर कहानी का रूप वो ले लेते हैं, जो असली पात्र है वो कहानी का रूप ले लेते हैं। आपका उपन्यास गुलाम मंडी 2014 में आता है, जहां तक मुझे याद है, और इस पर काफी बात भी होती है, बहुत चर्चा भी होती है, और मुझे लगता है कि आज भी 7 साल हुए इस उपन्यास को, इस उपन्यास को बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस उपन्यास के बारे में आप बताएं कि इस उपन्यास को लिखने का क्या उद्देश्य था और कैसी प्रतिक्रिया रही पाठकों की? देखिए, मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि जो थर्ड जेंडर है, जिसको हम हिजड़ा, किन्नर या जो भी कहते हैं, तो मुझे लगता था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इनको अलग घर बना के रहना पड़ता है। ऐसा क्यों है कि ये समाज से पूरी तरह बहिष्कृत है तो ये भी इंसान ना, हमारे आपकी तरह। यदि कोई एक अवयव नहीं है, मान लीजिए किसी की आंख नहीं होती, किसी का पैर नहीं होता, तो उसे गेटों में थोड़ी भेज दिया जाता है। अलग घर बना के रहने की क्या मतलब वो रहती है। ये एक बहुत बड़ा अन्याय हमेशा से लगता था।
फिर क्या हुआ कि मुझे 2006 में एक अमेरिकन गवर्नमेंट का एक ऑफर आया। उनका इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम होता है हर साल। उसमें वो लीडरशिप प्रोग्राम होता है, उसमें चुने हुए 2-3 लोगों को वो बुलाते हैं और सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है उसका अध्ययन कराते हैं अपने ढंग से। तो उस साल जिस साल मेरा चयन हुआ था, उस साल विषय था ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो वहाँ पे बहुत सारा इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे मतलब उन्होंने अध्ययन कराया वहाँ की। जैसे डेलस पुलिस, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में वहाँ उन्होंने जो बुलवाया, केस हिस्ट्रीज, होमलैंड सिक्योरिटी और बहुत सारे उनके कानून क्या हैं, वो मतलब वो एक रिसर्च का पॉइंट है, उसमें अभी ज़्यादा मैं डिटेल में जा नहीं सकती, काफ़ी करवाया। तो मुझे लगा कि मुझे इतना ज़्यादा यदि इस चीज़ में चीज़ें प्राप्त हुई है, तो मैं क्यों ना इसे एक उपन्यास की शक्ल में ढालूं। तो जब मैं उपन्यास मैंने लिखना शुरू किया, तब चूंकि अखबार के दफ्तर में काम करती थी, तो एक खबर आई कि चमेली एक जो समलैंगिक कपल था, समलैंगिक थे, उनको आपस में झगड़ा हो गया। तो उसने अपना जो पार्टनर था उसका ई मैस्कुलेशन करके उसका लिंक काट के चमेली नाम के हिजड़े को 70,000 रुपए में बेच दिया। तो मुझे ये बचपन से सोया हुआ सब्जेक्ट ध्यान आया। मैंने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो यहाँ भी है, और मैं इस विषय को कई धाराओं में, जब यदि मैं ले रही हूँ मुख्य धारा तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो कई कई धाराओं में ले सकती हूँ। तो एक धारा में मैं किन्नर को भी ले सकती हूँ। और दूसरा एक ये था कि कई जो अमेरिका में उन्होंने जो अध्ययन करवाया था, उसमें जैसे एक बहुत दिल दुखाने वाली बात बताई थी कि 10-10 साल की बच्चियों को बहला फुसला के चुरा के बेच देते हैं। और एक ऐसी बच्ची का केस हिस्ट्री बताई थी कि 10 साल की बच्ची जिसका कि टेडी बियर सहित उसको उठा के ले आए थे युद्ध वाली जगहों से गुंडे। और मतलब उसके साथ 70 से करीब लोग आए, और सिर्फ ये किया जाता था कि टॉयलेट रोल रखा हुआ था और उसके अंग पोछ दिए जाते थे, फिर अगला ग्राहक बेच दिया जाता था। मतलब ये इतना इतना ज्यादा दर्दनाक चीजें सामने आई कि मुझे लगा कि ये तो पहले तो ये था कि गुलामों की बोली लगती थी और गुलाम बेच दिए जाते थे सरेआम बाजार में, लेकिन ये तो अंडर करंट गुलामी चल रही है, भीतर चल रही है गुलामी। और तो पूरी दुनिया को इस कार्य व्यापार के बारे में हमें जितना भी पता है वो लिखना चाहिए, और यदि कथा में गूंथ के लिखे तो शायद है वो चीज ज्यादा लोग पढ़ पाए। किन्नरों की चुनौतियों पर अपनी थोड़ी सी बात रखें। हाँ, जैसे किन्नरों के लिए क्या है कि पत्रकारिता से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शोध और अनुसंधान करने की प्रवृत्ति आप में आ जाती है। इन्हें किस्सा भी किस्सा नहीं होता है, उसके अंदर भी सत्य का और तथ्य का पुट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आखिर आप जीवन के बारे में लिख रहे हैं, भले आप पात्र का चेहरा बदल देते हैं। तो इसके लिए मैं किन्नरों के घर पे भी गई थी, और मतलब मैंने देखा वहाँ वो सब्जी काट रहे थे शाम का खाना बनाने की तैयारी में, और 2-3 ने अपने सिर में मेहंदी लगा रखी थी बालों को रचाने के लिए। और उनके घर में एक मंदिर भी था। उनकी एक देवी होती है जो जिसको गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं और जो मुर्गे की सवारी करती है, बचरा देवी। तो उनका मंदिर भी था। तो ये सारी चीजें फिर अलग तरह से मेरे इसमें आई है कि वो एक चुनौती देती है कि नायिका आश्चर्यचकित करती है कि अरे आपके यहाँ भगवान भी है। तो हाँ हाँ बोले, एक और सबूत है हमारे इंसान होना कि हमारे हमारे भी भगवान, हमारे यहाँ भी भगवान है। तो इस तरह से। और नाचने गाने आते हैं तभी मैंने बात की। और हम इनके जब पक्ष में बोलते हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो ये आती है कि जब हम इनके पक्ष में लिखते हैं, तो लोग अपनी जो रोजमर्रा के व्यवहार में जिस तरह का किन्नरों का है उसकी शिकायत करने आते हैं हमेशा, कि देखिए कैसे आके हंगामा करते हैं, हमेशा भगाना पड़ता है, ज्यादा पैसे मांगते हैं, और वास्तव में करते भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि सदियों के 100-150 साल के 200 साल के
अंधेरों से निकलने के लिए अभी उन्हें वक्त लगेगा। अभी तो उन्हें मतलब अब शुरू हुआ है, न शिक्षा मिलती है, वोटिंग राइट भी उनको अभी मिले हैं। तो जब तक वो अपने अंधेरों से नहीं निकलेंगे तो क्रिमिनल बनने के अलावा समाज ने क्या चारा छोड़ा है। तो इससे निकलने में भी उन्हें थोड़ा सा समय लगेगा। वो कौन है, वो आम इंसान है, इसे पहचानने में भी उन्हें समय लगेगा। मैं जब किताब लिख रही थी तब भी मुझे कई लोगों ने कहा कि इनके पक्ष में मत लिखो, ये कैसे लोग होते हैं, क्यों इनके पक्ष में लिख रही हो, कितना झगड़ा करते हैं और तरह तरह की धमकियां देते हैं और अड़ जाते हैं कि इतने ही पैसे लेके जाएंगे। तो वो सब सही है, लेकिन वो क्यों सही है ये सोचना भी जरूरी है, और इसको बदलना है तो समाज की तरफ से भी तो कुछ करना पड़ेगा। उनसे आप अपेक्षा करें कि उनके हालात वैसे के वैसे ही रहे और वो बदल जाएं, ये तो नहीं हो सकता है ना। हम भी उनको बदलने का मौका देंगे तभी बदलेंगे, और उसमें समय लगेगा, ये अचानक रातों रात नहीं हो सकता। रही हैं कि एक रचनाकार के भीतर पत्रकार और लेखक दोनों किस तरह से तालमेल बिठाते हैं। देखिए, रचनाकार तो हमेशा रहता है, मेरे साथ कुछ बचपन से ऐसा रहा है कि मैं चेहरा देखती हूँ और कहानियां बनने लगती है। मतलब कहानियां बनती ही है भीतर। उसके अलावा क्या रहता है कि जब मैं छोटी थी, मेरा कद अभी भी छोटा ही है, तब एकदम पिद्दी सी थी, छोटी भी थी, दुबली पतली भी थी और फिर बोलती बिल्कुल नहीं थी। तो उसके कारण क्या होता था कि लोग भूल जाते थे मेरी उपस्थिति, कि कोई बैठा है, और सारे लोग सारी बातें करते थे। तो एक इस तरह से ऑब्जर्व करने की आदत पड़ गई, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व करने की आदत इस तरह से पड़ गई कि चेहरा देख के कहानियां बन रही है, या मुझे ऐसी छोटी छोटी सी बातों में भी अपनी एकाग्रता लगाती हूँ कि ये पक्षी बोल रहा है तो अब इस आवाज का पक्षी है, ये आवाज है तो कौन सा पक्षी होगा, ये किसी की पदचाप है तो अलग अलग लोगों की पदचाप भी अलग होती है, आवाज तो होती है। और मतलब ये ऐसे ऑब्जर्वेशंस रहे। और पत्रकारिता में आने के कारण दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई। एक तो ये कि मेरा एक्सपोजर बढ़ा, मुझे नहीं तो घर और उसके आसपास के पात्र ही मिलते, फील्ड में जाने के कारण मुझे पात्र मिले। और दूसरी बात ये है कि आपको जब पत्रकारिता में रहते हैं तो आपको अब कैसी पत्रकारिता उसके बारे में मैं नहीं कहूंगी, लेकिन पहले तो ये था कि पत्रकार आप हैं तो आपको बहुत चौकस रहना पड़ता है कि आप बहुत शोध करें और आपकी जानकारी बिल्कुल सत्य हो, यानी आपका कहा हुआ बिल्कुल भी गलत यदि हुआ तो लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आपको अनुसंधान करने की, शोध करने की आदत भी पड़ती है। तो मूल रूप से तो पत्रकारिता भी यही है कि आप समाज में जो देखते हैं उसे कहते हैं। उसे कहने का तरीका जब एक रिपोर्ट में होता है तो अलग होता है, एक कहानी में होता है तो अलग होता है, बस शैलियां अलग है। बाकी ये मुझे लगता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पत्रकारिता और साहित्य। मैम कि आपकी भावी योजनाएं क्या हैं। भावी योजना, मैं एक उपन्यास पे काम कर रही हूँ जो कि करीब 85% हो चुका है। ये धर्म, राजनीति और हिंदुस्तान के बंटवारे पे है। आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। आने वाले पत्रकारों की या लेखकों की पीढ़ी को मुझे तो लगता है कि खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। लोग लिखना तो शुरू कर देते हैं, दुनिया भर का लिखते हैं, पढ़ते बिल्कुल नहीं है, दूसरों को पढ़ते नहीं है। विश्व भर का साहित्य पढ़ना चाहिए। आप द्विभाषी हो तो इसमें और सहायता मिलती है, और आपकी मातृभाषा में भी हो तो और सहायता मिलती है। तो खूब पढ़ना चाहिए, अपने आसपास को खूब देखना चाहिए, समझना चाहिए, गुनना चाहिए, उसके बाद लिखने की जरूरत करें तो ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि लिखते चले जा रहे हैं और हमने अपने जो उसको भरा नहीं है, देखा नहीं है। कई लोग ऐसे, जब मैं डेस्क पे थी तब कई ऐसे आते थे अधकचरी रचनाएं लिए हुए कि ये इसको छाप दीजिए। तो मैंने कहा आपने किसको पढ़ा है, अच्छा नहीं लिखा हुआ होता था। नहीं, बोले हमने तो लिख लिया है, अच्छा ही लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसको पढ़ेंगे। फिर दो चार नाम मन से ही बता देते कि भाई इससे पढ़ा है। फिर जब मैं रचना लौटा देती तो रचना लौटाने के लिए मैं बहुत बदनाम हुई। फिर वो दूसरी जगह छपवा के लाते कि भाई ये फलाने अखबार ने तो छाप दिया है, हमारी रचना अच्छी थी और आपने नहीं छापी। मतलब ऐसा भी होता है। तो मैं यही कहूंगी कि बाहर अपने आप को तुलवाने से पहले खुद को तोलना
और खुद के गिरेबान में झांक के देखना और खुद के ज्ञान में वृद्धि करना, उसके बाद ही बहुत सारा निगलने के बाद ही उगलने का दुस्साहस करना चाहिए। यही संदेश है। आपसे मिलकर और आपके साथ बातचीत करके आज हम लोग बहुत समृद्ध महसूस कर रहे हैं अपने आप को के लिए, अपना समय देने के लिए और इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और मैं एक बार फिर याद दिला देना चाहती हूँ कि बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव का कोई आर्थिक आधार नहीं है, तो कृपया बाय मी अ कॉफी लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।